नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए भाई, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब कराता हूँ तो एक एक चीज लिखनी पड़ती है, बहुत सारी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि भाई क्लास का ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इससे अच्छा है मैं पहले 10 मिनट ऐसे कर लूँ कि वो प्रॉपर्टी यहाँ पर डायरेक्ट लगा लूँ। तो मैंने प्रॉपर्टी जब डायरेक्ट लगा ली है, वो समय हमारा बच जाएगा, लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसलिए समय लगा था। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, जिसे हम निर्देशांक ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखिए, फिक्स नहीं है कुछ कि भाई पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, हालांकि पिछले 3 साल का ट्रेंड देखें तो आपको लगातार क्वेश्चन मिल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे ख्याल से 2013 या 14 में इंट्रोड्यूस करी गई थी। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नहीं आता था, फिर धीरे धीरे करके आने लग गया। ठीक है, अब बात समझिएगा कि भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो रेंज है ना, वैसे अगर देखी जाए तो बहुत गहरी भी है। ठीक है, पर आपको इतनी गहराई में नहीं जाना है। हमें बेसिकली ना दो कोऑर्डिनेट में ही रहना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में। एक्स वाई कोऑर्डिनेट पे बेसिक आपके क्वेश्चन बनते हैं, 3D में नहीं जाते। ठीक है, फिर भी मैं 3D का एक आध चीज देखूंगा, एक आध इक्वेशन या फॉर्मूला आपको लिखवाऊंगा। ठीक है, थोड़ा हम ज्यादा ही करके चलेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है कि आप चीजों को समझें। ठीक है, वो समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपने ना बचपन से एक चीज पढ़ी होगी, नंबर्स। एक तरीके से नंबर लाइन आपने पढ़ी थी बचपन में, अगर ध्यान हो तो। ठीक है, ये जिसमें आपने क्या पढ़ा था, आपने ये पढ़ा था, ये प्लस एक्स एक्सिस हो गई, ये प्लस वाई एक्सिस हो गई, ये माइनस वाई एक्सिस हो गई, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गई। ठीक है, यहां आप पॉजिटिव नंबर लेते थे, +1 +2 +3। ठीक है, यहाँ आप नेगेटिव नंबर लेते थे, -1 -2। यहाँ आप पॉजिटिव लेते थे, +1 +2 +3। इस तरीके से यहाँ आप फिर से नेगेटिव लेते थे, -1 -2। ठीक है, अब बात समझिएगा। सबसे पहले बात समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक हो गई हमारी 2D चीजें, एक हो गई 3D चीजें। आप जब भी प्रैक्टिकल लाइफ में इनकाउंटर करेंगे तो दो तरीके की चीजों से इनकाउंटर होगा। एक होता है 2D, एक होता है 3D। एग्जैक्ट 2D कुछ भी नहीं होता वैसे तो। ठीक है, हर चीज के अंदर हम 3D निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट 2D कुछ नहीं होता। ठीक है, पर फिर भी हम ये मानते हैं जिसमें थर्ड डायमेंशन ना के बराबर है वो 2D ही है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, बात समझिएगा ध्यान से। ये सारी चीजें समझनी जरूरी है क्वेश्चन करने से पहले, क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर हो गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली आगे। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझने वाली क्या है, मान लेते हैं, मान लेते हैं आप एक कमरे में बैठे हैं। ठीक है, आप अभी क्लास कर रहे हैं ना, आप एक कमरे में बैठे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, आप एक कमरे में बैठे हुए हैं। ठीक, ये चीज समझाऊंगा बहुत अच्छे से और आप सभी को समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि ये XYZ कोऑर्डिनेट है, इनका मतलब क्या है, इनका यूज क्या है। ठीक है, प्रैक्टिकली विजुअलाइज करिए पहले इसका मतलब क्या है। मान लेते हैं मैं भी यहाँ एक कमरे में हूं, एक क्लास ले रहा हूं। ठीक है, ये मेरे राइट साइड वाली दीवार है, ये वाली। ठीक है, इस एक्सिस को अगर मैं बढ़ाता हूं तो मैं इसे एक्स एक्सिस बोल देता हूं, इस एक्सिस को मैं बढ़ाता हूं तो मैं इसे जेड एक्सिस बोल देता हूं, इस एक्सिस को मैं बढ़ाता हूं तो मैं वाई एक्सिस बोल देता हूं। जो मेरे राइट साइड में दीवार है ना ये, ठीक है, आपके भी राइट साइड में कोई भी दीवार होगी, वो आपके यहाँ YZ प्लेन हो गया। ठीक है, प्लेन यानी एक 2D फिगर, 2 डायमेंशन फिगर हो गई, यानी जो दीवार हो गई आपकी राइट साइड वाली, वो एक YZ प्लेन हो गया। ठीक है, अगर आप अपना सिर घुमाते हैं यूं और कोने को देखते हैं एक, ठीक है, वो ओरिजिन हो गया ये, आप जिस भी कमरे में बैठे हो। ठीक है,
अब आप देखते हैं जो आपके पीछे है, आपके पीछे भी कोई दीवार होगी, और ये जो पीछे वाली दीवार है इसे मैं बोलता हूं एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये एक्स वाई प्लेन हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि आप हवा में है, ठीक है, ऐसा भी नहीं है कि आप जमीन पर हैं, आप जमीन पे तो नहीं बैठे हुए। अगर आप जमीन पे बैठे होते तो आप इस पे बैठे होते। ये कौन सा प्लेन है? या आप जमीन पे नहीं बैठे हैं, आप किसी भी चीज पे बैठे हैं, बेड पे, कुर्सी पे, उसका जो लेग्स हैं, उसके जो पाए हैं वो फर्श को टच कर रहे हैं, और जो फर्श हो गया आपका वो क्या हो गया? वो एक्स जेड प्लेन हो गया। तो सबसे पहले तो आपको यही समझ आनी चाहिए कि भाई ये तीन प्लेन क्या होते हैं, वाई जेड प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, ये हमारे प्लेन हो गए, यानी जो फर्श हो गया वो एक्स जेड प्लेन हो गया, जो मेरे राइट साइड वाली दीवार है वो वाई जेड प्लेन हो गया, जो मेरी पीछे साइड वाली दीवार है वो मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब ध्यान से समझिएगा चीजों को। और अब मैं ये बोलता हूं मेरे राइट साइड में, ठीक है, मेरे राइट साइड में यहां पर आपके दीवार पे कोई भी चीज लगी है, मान लेते हैं ट्यूबलाइट लगी है, मान लेते हैं कोई फैन लगा है, मान लेते हैं कोई एसी लगा है, ठीक है, मान लेते हैं टीवी लगा है, जो राइट साइड वाली फेस पे जितनी भी चीजें लगी होंगी वो इस प्लेन पर आएंगी। ठीक है, जो राइट साइड में, मान लेते हैं मेरे राइट साइड वाली दीवार पर क्या है, एसी लगा हुआ है। ठीक है, मान लेते हैं कि एसी लगा हुआ है राइट साइड वाले पे। ठीक है, तो एसी का अगर मैं पोजीशन रिप्रेजेंट करूं, ठीक है, तो एसी की पोजीशन में वाई और जेड कोऑर्डिनेट आएंगे, एक्स जीरो होगा। ठीक है, एक्स जीरो होगा। एक्स जीरो क्यों है? क्योंकि भाई ये तो राइट साइड वाली दीवार पर है, एक्स एक्सिस कौन सी ली है हमने? ये वाली ली है। इस दीवार का इस एक्सिस के साथ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मान लेते हैं कि जो आपके पीछे वाली दीवार है उस पे एक टीवी लटका हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर इस टीवी की अगर पोजीशन निकालू ना, तो इसके पोजीशन में केवल एक्स और वाई कोऑर्डिनेट आएंगे, जेड कोऑर्डिनेट जीरो होगा। ठीक है, क्योंकि ये दीवार पर लगा हुआ है। ठीक है, ये आगे नहीं आ रहा। ठीक है, आजकल के टीवी मैक्सिमम अगर आप देखें तो फ्लैट होते हैं, अगर फ्लैट स्क्रीन लगा हुआ है बिल्कुल, तो हम ये बोलेंगे इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही है, जेड नहीं है। अगर वो पहले वाले टीवी की बात करें, पहले वाले टीवी कैसे होते थे? मोटे होते थे, एक पीछे लगता था और दूसरा आगे तक जाता था, और इतना बड़ा टीवी होता था। ठीक है, पहले के टाइम में तो उसके अंदर ये वाली एक्सिस भी होती थी, तो जेड एक्सिस भी आ जाती, उसके इसके अंदर जेड कोऑर्डिनेट भी आ जाता। ठीक है, वही मैं आपको एक बात बोलता हूं, अगर मान लेते हैं आप फर्श पे एक सिक्का गिरा देते हैं, ठीक है, आपने फर्श पे एक सिक्का गिरा दिया, अब ये जो फर्श पे सिक्का गिराया आपने ऊपर से, ये एक्सजेड प्लेन पे गिरा, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो होगा, यानी ये ऊपर नहीं है फर्श से। जो चीज फर्श से ऊपर होगी उसके अंदर ये वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। यानी अगर मैं बात करूं, एक बच्चा एक कमरे में एक बेड पे बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके पास तीनों कोऑर्डिनेट होंगे, ये वाला क्योंकि वो दीवार से दूर है, अगर वो दीवार से टच होके बैठा है तो x की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो x कोऑर्डिनेट ऐसे चेंज हो रहा है। y कोऑर्डिनेट इसलिए है क्योंकि वो जमीन से ऊपर बैठा है, अगर वो जमीन पर बैठ जाता तो y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाता। ठीक है, तीसरा कोऑर्डिनेट z इसलिए है क्योंकि वो पीछे से दीवार से आगे की तरफ बैठा है, अगर वो पीछे वाली दीवार पे यूं सर लगा ले तो उसका z कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले ये विजुअलाइजेशन जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले। फॉर्मुलेज वगैरह सब बात की बात है, पहले ये बात क्लियर होनी चाहिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल भाई। तो सबसे पहले ना भाई ये चीज समझनी जरूरी है, उसके बाद बात की चीजें। अब मैं बढ़ता हूं आगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक एक करके मैं सभी प्रॉपर्टीज पे आता हूं। ठीक है, ये मेरे सामने प्रॉपर्टीज हैं।
इसको मैं और लिख देता हूँ, देख जाइए दोबारा से बना देता हूँ। अब मैक्सिमम हमें ना एक्स और वाई एक्सिस से मतलब है, हमें जेड एक्सिस से मतलब नहीं है। जेड एक्सिस हमारे काम की नहीं है। जेड एक्सिस का यूज हम ना के बराबर करेंगे, हमें 2D में ही काम करना है। 2D में क्या होता है, एक्स और वाई। ठीक है, अब देखिए कुछ भी चीज ना याद करने की जरूरत नहीं है, बात समझिएगा। अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं, मान लेते हैं मैंने एक पॉइंट यहां ले लिया P, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि भाई ये नीचे से इतनी ऊपर है और ये वाला डिस्टेंस है इसके पास। ठीक है, ये डिस्टेंस x हो गया, ये डिस्टेंस y हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए, x और y। ठीक है, ये x आ गया, ये y आ गया, मैंने P पॉइंट लिख दिया और ये मैंने x लिखा और ये y लिख दिया। ठीक है, और यही चीज मैंने यहां लिखी है। और यहां पे केस में अगर मैं देखता हूं, ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट केस में यानी अगर P पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में, ये पहला क्वाड्रेंट होता है आपको पता है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो यहां पर यही लिखा है अगर P पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में है तो x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। कोई याद रखने की चीज नहीं है, हमने पढ़ा तो है कि भाई x एक्सिस यहाँ पॉजिटिव होती है, y एक्सिस यहाँ पॉजिटिव होती है। अगर मैं इस P पॉइंट को यहाँ लेता हूं तो इसके अंदर देखिए y तो वही रहेगा, x चेंज हो जाएगा, तो x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव हो गया। अगर ये P पॉइंट मैं यहां ले लेता हूं, मैं क्या देखता हूं, y नेगेटिव हो गया, x भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, यही P पॉइंट मैं अगर यहां ले लेता हूं तो मैं देखता हूं x तो पॉजिटिव है पर y नेगेटिव है। ठीक है, तो यही चीज यहां पर लिखी है, अगर पहला क्वाड्रेंट है x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, सेकंड में x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये थर्ड में नेगेटिव नेगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव नेगेटिव। याद करने की जरूरत नहीं है, कोई सपने में भी पूछे तो उठ के एकदम बता देना है, नींद में भी, कि भाई हाँ ये x की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, कहाँ नेगेटिव होती है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब अगर देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये जो P पॉइंट है ये कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है ना, चारों में हो सकता है। ये भी तो हो सकता है P पॉइंट यहाँ पर हो ओरिजिन पर। अगर P पॉइंट यहाँ पर है इसका मतलब है x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, यानी सारी चीजें 0 0 है। यानी कोई भी ऐसे बिंदु जो आपके कमरे के कोने पर एकदम स्थित है, उस पे ना x कोऑर्डिनेट है ना y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, उसके बाद क्या संभव है, देखिए ये भी हो सकता है कि जो P पॉइंट है ये x एक्सिस पे हो, यहां पर अगर ये x एक्सिस पे होगा तो इसका x वाला डिस्टेंस तो है पर y वाला डिस्टेंस नहीं है। x वाला डिस्टेंस अगर मैं मान लेते हैं a ले लेता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होगा, a0। यानी कोई भी ऐसी बिंदु जो x एक्सिस पे स्थित होगी उसका y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस पे स्थित है इसलिए उसने y डिस्टेंस कवर नहीं किया। ठीक, इसी तरीके से मैं यहां पर देखता हूं आगे, अगर कोई बिंदु y एक्सिस पे स्थित है, ये उसका डिस्टेंस हो गया कितना, a, तो मैंने कोऑर्डिनेट लिख दिए 0a। यानी कोई भी बिंदु अगर y एक्सिस पे स्थित है तो इसका मतलब उसका x कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, यानी x वाला डिस्टेंस उसने कवर नहीं किया। तो मैंने सारी पॉसिबिलिटी अब कवर कर ली। देखिए अगर ये मेरी एक्सिस है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये मेरी एक्सिस है, यहां पॉइंट हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, यहां हो सकता है, एक्स एक्सिस पे हो सकता है, एक्स एक्सिस यहां भी हो सकती है, यहां भी, वाई एक्सिस पे हो सकता है, वाई एक्सिस यहां भी हो सकती है, यहां भी, या सेंटर में हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये सारी पॉसिबिलिटी मैंने ले ली है। इस केस के अंदर हमने क्या करा था, एक्स और वाई अगर आप देखें, मैं सभी के अंदर लिखता हूं, अगर मान लेते हैं ये पॉइंट था तो एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, यहां पर था एक्स नेगेटिव, एक सेकेंड, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, इधर मैं देखता हूं तो x नेगेटिव y नेगेटिव, इधर मैं देखता हूं x पॉजिटिव y नेगेटिव। ठीक है, इधर मैं देखता हूं दोनों 0 0। ठीक है, इधर मैं देखता हूं, इधर x एक्सिस पे है तो x का डिस्टेंस होगा y का 0, इधर y पर है, x नेगेटिव x पर है तो नेगेटिव x होगा y का 0, इधर पॉजिटिव y पर है तो x का 0 y का a, इधर नेगेटिव पर है तो ये 0 और माइनस है।
तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए, पहले से आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ये बेसिक है बिल्कुल। कई बंदे सिर्फ फॉर्मूले पे याद करने पे बिलीव करते हैं कि हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी, उसी पे क्वेश्चन आएगा, उसमें वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। पर समझदारी बहुत जगह काम आएगी, ऑप्शन एलिमिनेशन के लिए भी बहुत जगह काम आएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई लाइन, देखिए मान लेते हैं कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये लाइन है, इसके पैरेलल है, ये ओ है, ठीक है। अब हमें ये पता है एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होता रहेगा। तो ये y इक्वल्स टू ए हो गया, ये पॉइंट जो है a डिस्टेंस पर है, इसकी इक्वेशन अगर मैं बनाता हूं तो y इक्वल्स टू ए आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि x चाहे कितना भी बदलता रहे y चेंज नहीं होगा, y कांस्टेंट ही रहेगा a के बराबर। ठीक इसी तरीके से मैं एक और लाइन लेता हूं जो y एक्सिस के पैरेलल है, ये y एक्सिस हो गई, इसके पैरेलल ये लाइन है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू बी, ठीक है। तो ये x इक्वल्स टू बी आ गया, तो y कितना भी चेंज हो जाए x चेंज नहीं होगा। इसी केस के अंदर ये लाइन इसके पैरेलल होगी, समांतर होगी। आगे देखता हूं मैं, अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो मैंने बताया था a0, कोई पॉइंट यहां पर है तो 0b, ठीक है, ये उसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब मैं और आगे बढ़ता हूं, अब आता हूं मैं मेन चीज पर जिसपे बेस क्वेश्चन काफी सारे आते हैं, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए आप सभी ने ना एक चीज देखी होगी, जब आप x और y एक्सिस बनाते हैं, x एक्सिस ऐसे बन जाता है, y एक्सिस ऐसे बन जाता है, ठीक है। मैं इसे दोबारा से बना देता हूँ, रुक जाइए, मैं इसे दोबारा से बनाता हूँ, थोड़ा ठीक रहेगा। ठीक है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है। मान लेते हैं कोई पॉइंट है P यहां पर, ठीक है, कोई पॉइंट है Q यहां पर, ध्यान से समझिएगा बहुत, क्योंकि चीज मुश्किल नहीं है पर समझने वाली जरूर है। आइए देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे एक चीज बोली, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, जो P पॉइंट है ना इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1, ठीक है। ये x1 हो गया, ये डिस्टेंस y1 हो गया, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x1 y1, है ना, निर्देशांक इसके। अगर मैं q की बात करता हूं, कोई व्यक्ति P से Q पे गया है, इसके कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होगा, x2 हो गया, ठीक है। y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y2, ठीक है। अगर मैं Q की बात करता हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 y2। आप ये देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला आया कहां से, डिस्टेंस निकालना हमें, ये वाला रेड वाला। मैं देखता हूं ये डिस्टेंस कितना बचा, x2 माइनस x1। मैं बोलता हूं ये वाला डिस्टेंस कितना बचा, ये आ गया y2 माइनस y1। अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये वाला, ठीक है, जिसके अंदर ये वाला डिस्टेंस है x2 माइनस x1, जिसके अंदर ये वाला डिस्टेंस है y2 माइनस y1। अब आप अगर पाइथागोरस लगाते हैं तो PQ डिस्टेंस आ जाएगा, PQ स्क्वायर बराबर हो गया किसके, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया।
और मैं स्क्वायर हटाता हूं तो अंडर रूट लगा देता हूं यहां पर, और ये मेरा क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला, इसे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला बोलता हूं। यानी कोई भी दूरी अगर निकालनी है दो पॉइंट्स के बीच में तो मैं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करूंगा, ये मेरा डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, तो आपको बेसिक से पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, कि ये चीज आई कहां से। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब यहां पर एक चीज और बताऊंगा। देखिए, जितनी भी लाइनें होती है ना, किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है। मान लेते हैं ये वाला एंगल क्या है, थीटा। यहीं पर ही अगर मैं आपसे बोलता कि भाई टेन थीटा क्या है, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाती y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये आ जाती, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, टेन थीटा होता है, और इसी को आप स्लोप का नाम देते हैं, जिसे आप प्रवणता भी कहते हैं। ठीक है, यानी कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितनी डिग्री पर इंक्लाइंड है, ठीक है, वो आपकी स्लोप हो गई। तो स्लोप भी जगह जगह निकालने को आता है। तो यहां पर हमें दो चीज सीखने को मिली, एक डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरी चीज टेन थीटा। किसी भी लाइन का स्लोप मैंने निकाला, ठीक है, यही फॉर्मूला हमने आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा, यानी रेखा का ढलान y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो एक लाइन होती है ना, स्ट्रेट लाइन, उसकी इक्वेशन होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, c इक्वल टू 0, और अगर मैं बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ये आ गया, और y इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय बी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन की दो तरीके से इक्वेशन रिप्रेजेंट करी जा सकती है, एक तो इस तरीके से, और एक इक्वेशन होती है मेरी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या होता है, स्लोप होता है, और ये क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं हम इसे। ठीक है, और अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए बाय बी। ठीक है, यानी ये क्यों बताया गया आपको, इसका पीछे रीजन है, ध्यान से समझिएगा। यानी अगर कोई इक्वेशन आपको दे रखी है कि भाई 3x प्लस, मान लेते कोई इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसका स्लोप निकालना है। अब ऐसा नहीं है कि आप इस तरीके से बना रहे हैं फिर डिवाइड कर रहे हैं, सीधा सीधा ध्यान रखना है, माइनस ऑफ a अपॉन बी, ये इसका स्लोप आ जाएगा सीधा सीधा, ये हम आगे इस्तेमाल करेंगे। यानी कोई भी लाइन आपके सामने अगर गिवन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आपने सॉल्व करी, इस तरीके से बन गई, इसको इसके साथ कंपेयर किया तो स्लोप की वैल्यू आ गई माइनस 3/4। ये हम आगे भी काफी जगह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और घबराइएगा बिल्कुल मत, अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको और भी चीजें क्लियर होती रहेंगी। अगर कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब क्या हो गया, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, हमने पढ़ा था वो कौन सी होती है, y इक्वल टू a वाली होती है एक तरीके से, है ना। उसमें y क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ना। और y अगर कांस्टेंट है, मैंने स्लोप क्या पढ़ा है, स्लोप मैंने ये पढ़ा है, देखिए लिखा है ना, नो चेंज इन y कोऑर्डिनेट, y के निर्देशांक में कोई बदलाव नहीं आएगा, y कांस्टेंट रहेगा। तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। जब ये चेंज ही नहीं होगा तो ये 0 के बराबर हो गया। x चेंज हो रहा है पर y चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए ऊपर वाली चीज 0 हो गई। स्लोप अगर 0 हो गया, ठीक है, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और टेन थीटा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिग्री आ गई थीटा की वैल्यू।
ठीक है, इसका मतलब क्या है, लाइन अगर पैरेलल है तो वो एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगी, सीधी सी बात। ठीक है, यही चीज मैं आगे देखता हूं। अगर मैं वर्टिकल लाइन ले लेता हूं, मान लेते मैंने एक सीधी रेखा ली है, अब इसमें मैं क्या देख पा रहा हूं, एक्स चेंज नहीं हो रहा, वाई लगातार चेंज हो रहा है। ठीक है, देखने से पता लगना चाहिए आपको, क्योंकि ये एक्स है ये वाई है, ये एक्स पोजीशन फिक्स कर ली उसने, वाई लगातार चेंज हो रहा है। नो चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स के निर्देशांक में कोई बदलाव नहीं आएगा, जहां पहले ऊपर 0 आया था या नीचे 0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। नॉट डिफाइन कब आता है टेन थीटा, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। इसका मतलब है ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, यानी वर्टिकल अगर लाइन है, वर्टिकल लाइन का हमारा मतलब ही ये था कि वो 90 डिग्री बना रही है, वो हमने प्रूफ भी किया क्यों बना रही है, कोऑर्डिनेट से। स्लोप मैंने निकाला, नीचे वाले एक्स में कोई बदलाव नहीं है, इसलिए नॉट डिफाइंड आ गया। tan थीटा अगर नॉट डिफाइंड कब आता है, जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का कॉन्सेप्ट हो गया। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। बिल्कुल भाई, अभी बहुत सारी चीजें बतानी है, अभी परेशान मत होइए। ठीक है, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। कभी कभार एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई इन दो रेखाओं के बीच कोण निकालिए, क्या होगा। ठीक है, एक फॉर्मूला है आपका, ये याद करना पड़ेगा। tan थीटा इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, एक फॉर्मूला आ गया, जनरल फॉर्मूला। अब ये तो किसी भी एंगल निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब मैं क्या करूंगा, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, अगर लाइन पैरेलल है तो ये बताइए क्या होगा, ए की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी, अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा। अब मैं इससे कंडीशन निकालने वाला हूं, मेन पैरेलल और परपेंडिकुलर, मेन चीज जो रहती है। पैरेलल लाइंस अगर है, मुझे पता है दो लाइन अगर पैरेलल है, थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, अब थीटा की जगह अगर मैं 0 डालता हूं तो ये पूरा इधर क्या आ गया, ये इधर चला गया, 0 हो गया और m2 m1 के बराबर आ गया। यानी मैं ये कहूंगा जब भी लाइन पैरेलल होंगी, इसका मतलब है उनका दोनों का स्लोप बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल बराबर होगा। और अभी अभी मैंने स्लोप क्या पढ़ा था, मैंने ये पढ़ा था -a/b। तो मैं ये कहूंगा पहली लाइन अगर ये है, लाइन की इक्वेशन मैंने बताई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो -a1/b1 हो गया, बराबर हो गया -a2/b2 के। यानी इसका मतलब क्या हुआ, a1 a2 के बराबर होगा, b1 b2 के बराबर होगा। यानी दूसरी लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax प्लस बी वाई प्लस c2 या c1 इक्वल्स टू 0। या मैं c1 लिख देता हूं या c2 लिख देता हूं। ठीक है, अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, मेरे को देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी। ऐसे क्यों, क्योंकि इन दोनों के अंदर स्लोप सेम आएगा, माइनस ऑफ a कोऑर्डिनेट अपॉन b कोऑर्डिनेट। तो यानी एक लाइन अगर ये लिखी है 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरी लिखी है 3x प्लस 4y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो ये बात पक्की है, ये दोनों लाइनें पैरेलल लाइंस हैं। यानी इसका मतलब क्या हो गया, यानी ये सेम होंगे, ये सेम होंगे, तो लाइन पैरेलल होंगी। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, शुक्रिया भाई। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई। ठीक, अब मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए जल्दबाजी मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने बोला एक बार पढ़िए, हल्का सा टॉपिक है। ठीक है, पर दुरुस्त होके पढ़िए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कंडीशन क्या थी, आगे की कंडीशन क्या थी, एक सेकंड हो जाइए। अगली कंडीशन है आपके सामने ही है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, लाइन अगर परपेंडिकुलर है, थीटा 90 हो जाएगा। 90 का मतलब है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का मतलब है नीचे 0 आएगा, ये आ गया 0।
नीचे अगर 0 है तो मैं ये बोल सकता हूँ 1 + m1 m2 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। और अगर ये 0 के बराबर है तो m1 m2 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यानी मुझे दो कंडीशन मिल गई यहाँ से, लाइन पैरेलल तो m1 m2 के बराबर, सीधी सी बात, लाइन परपेंडिकुलर तो m1 m2 -1 के बराबर, ठीक है, सीधी सी बात। तो ये दो कंडीशन मेरे को मिली है जो मैं आगे इस्तेमाल करूंगा। और ये आई कहां से, ये यहां से आई है, इस फॉर्मूले से आई है, tan थीटा वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा हूं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे करके प्रॉपर्टी एडवांस होती रहेंगी। आज की क्लास में प्रॉपर्टी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रॉपर्टीज काफी सारी हैं इसके अंदर भी। अब वही आप कोऑर्डिनेट पढ़ लेते हैं, आधा अधूरा पढ़ लेते हैं, फिर दिक्कत आती है। मैं इसके अंदर सब चीज लेके चलूंगा एक बारी में। स्लोप ऑफ लाइन मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज एंगल, किसी भी लाइन का अगर आपको स्लोप निकालना है तो जो एंगल लिया जाता है वो एंटी क्लॉकवाइज लिया जाता है, यानी ये वाला एंगल बोला जाता है। यानी ये अगर आपने लाइन बनाई है ना तो ये एंगल हो गया, ठीक है, ये एंगल निकालते हैं आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन फॉर्मूला, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन फॉर्मूला यानी इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन, दो तरीके से डिवीजन हो सकता है, ठीक है। एक लाइन अगर है ए बी, पी कोई पॉइंट है, उसे m/n में बांटता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे पी के, इसका फॉर्मूला है mx2 + nx1 अपॉन m + n, my2 + ny1 अपॉन m + n। ये इंटरनल डिवीजन हो गया। अगर डिवीजन एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, ए ये है, बी ये है, पी कोई पॉइंट यहां पर है, फिर से AP/PB mn है। तो P के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे इस केस के अंदर, इस केस के अंदर ये आ जाएंगे mx2 - nx1 अपॉन m - n, my2 - ny1 अपॉन m - n, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन हो गया, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, आगे अगर मैं बढ़ता हूं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में आपको अलग तरीके से कराऊंगा। ये फॉर्मूला जरूर लिखा है, फॉर्मूले से तो मैं नहीं कराऊंगा बिल्कुल। रिफ्लेक्शन बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक की तरह चले तो बढ़िया है। अब कुछ चीजें ना इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। एब्सिसा एक्स एक्सिस को कहा जाता है, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस को कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे बेस एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि एब्सिसा किसे बोला जाता है और ऑर्डिनेट किसे बोला जाता है। मैं तो इस तरीके से याद रख लेता था, एब्सिसा में सा आ रहा है, सा से एक्स, एक्स एक्स में भी सा आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं एब्सिसा एक्स एक्सिस याद कर लेता था, ऑर्डिनेट वाई एक्सिस याद कर लेता था, ठीक है। इस तरीके से मैंने दिमाग में बिठा रखा था। अब जो लाइन होती है ना, लाइन पे बेस बहुत सारी फॉर्मेशन है। कि फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखिए पता क्या होता है, कभी भी कोई गुत्थी सॉल्व करने के लिए, कोई भी पहेली सॉल्व करने के लिए कुछ एक पैरामीटर होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, यानी कुछ एक वेरिएबल्स आपको चाहिए होते हैं कि कम से कम इतने वेरिएबल तो हमारे पास हो, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास हो, तब जाके हम इसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। अब यही चीज इसके साथ है, अगर आप अलग अलग फॉर्मेशन देखते हैं लाइन की, तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है अलग अलग तरीके से आ जाता है। कभी कभार वो कोई और चीज दे देता है, कभी कभार कोई और चीज दे देता है, तो हर चीजों के हिसाब से फॉर्मूला अलग बना हुआ है। जैसे कि सबसे पहला फॉर्मेशन में अगर देखता हूं, y = mx + c, ठीक है, y = mx + c, ये सबसे बेसिक फॉर्म है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जिसने हमने बोला यानी स्लोप भी दिया हुआ होगा और इंटरसेप्ट भी दिया होगा, तो किसी रेखा का समीकरण क्या होगा, लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = mx + c, ठीक है। m क्या हो गया, स्लोप हो गया, c क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया, ये वाली चीज, ठीक है। ये पहली फॉर्मेशन आ गई। अगर आपको सीधा सीधा उन्होंने बोला स्लोप ये है, इंटरसेप्ट 5 है, तो इक्वेशन बताइए, आप बता देंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, यानी एग्जामिनर ने क्या करा, उसने एक पॉइंट दे दिया कि रेखा इससे होके गुजरती है और इसका स्लोप ये है,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो देखिए ये फॉर्मेशन बन गई, पॉइंट से होके गुजर रही है x1 y1 से, स्लोप आपको पता है तो y माइनस y1, यहाँ m आ जाएगा x माइनस x1। ठीक है, अब कई बार क्या होता है एग्जामिनर का मन नहीं है m देने का, स्लोप देने का, वो कहेगा कि एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, आप इसकी इक्वेशन बताइए। अब आपको पता है 2 पॉइंट से अगर पास कर रही है उसका आप स्लोप तो निकाल सकते हैं, हमने पढ़ा था ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m की जगह मैंने ये स्लोप खुद निकाला, और अगर m दे रखा होता और केवल एक पॉइंट दे रखा होता तो मेरा काम चल जाता, वापस इससे निकल जाती। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट से होके गुजर रही है तो फॉर्मूला बन गया y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये x माइनस x1। ठीक है, उसके बाद अगली आती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, यानी उसने स्लोप भी दे रखा है और दोनों एक्सिस पर बनने वाले इंटरसेप्ट भी दे रखे हैं, यानी ये लाइन है, ठीक है, और ये इंटरसेप्ट आपको दे रखे हैं कि भाई ये इंटरसेप्ट यहाँ x एक्सिस पे a बन रहा है, y एक्सिस पे b बन रहा है, तो उस केस के अंदर इक्वेशन क्या बन जाती है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज हैं ये सारी बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी ये, अब देखिए ये कितनी फॉर्मेशन हो गई, इन सब पे क्वेश्चन बना है अलग अलग तरीके से। 4 फॉर्मेशन ये हो गई, 5वीं फॉर्मेशन ये है, उसमें क्या देता है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है कि भाई एक लाइन है, इस पे परपेंडिकुलर डाला गया और जो परपेंडिकुलर डाला गया वो थीटा एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, तो इक्वेशन क्या बनेगी, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू p, और p उस केस के अंदर दिया जाएगा। ठीक है, इस पे भी जब क्वेश्चन आएंगे और क्लियर हो जाएगी चीज। अगला क्वेश्चन किस पे बनता है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, वो हम डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। ठीक है, पर अगर एक लाइन हो एक पॉइंट हो तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x1 और y1। अब डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो d की वैल्यू आ गई आपकी ये, x की जगह x1 रख दो, y की जगह y1 रख दो, नीचे क्या आएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, काफी सारे फॉर्मूले इसके अंदर मिलेंगे पर इतने मुश्किल नहीं रहेंगे, जब हम क्वेश्चन कर लेंगे बहुत आसान रहेंगे, क्योंकि चीजें जो आई हुई है ना वो लिमिटेड है और एग्जामिनर उससे बाहर निकलना नहीं चाहता। हम थोड़ी बहुत चीजें बाहर निकल के करेंगे पर एग्जामिनर नहीं निकलना चाहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन। ठीक है, आइए देखते हैं। इसके अंदर एक एडिशनल पार्ट मैं जोड़ना चाहूंगा। पहला केस इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, दूसरा केस नो सॉल्यूशन, तीसरा केस मैं वहां लिखता हूं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। ठीक है, सभी को ध्यान से देखना है। ये पहली लाइन है, ठीक है, ये दूसरी लाइन है, 2 लाइनें हैं आपके पास। अब 2 लाइनों के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, पहले ये बात समझिए। 2 लाइनें ऐसी हो सकती हैं कि एक के ऊपर दूसरी चढ़ी हुई, ऐसी हो सकती है पैरेलल, या ऐसी हो सकती है कटी हुई, काटने वाली। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन। इस केस के अंदर कंडीशन होती है आपकी a1 अपॉन a2 बराबर होगा b1 अपॉन b2 बराबर होगा c1 अपॉन c2 के। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन का मतलब क्या है, लाइन है तो पैरेलल ये भी और पैरेलल ये भी है, ये एक दूसरे पे कोइंसिडेंट है, चढ़ी हुई है, ये एक दूसरे पे चढ़ी हुई नहीं है।
चढ़ी भी नहीं है यानी पैरेलल है। पैरेलल के अंदर कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी, A1/A2 B1/B2 के बराबर होगा। ठीक है, ये पढ़ी थी। ये पैरेलल लाइंस आ गई। पैरेलल देखिए ये भी है, पर पैरेलल का ही एक कंडीशन होता है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कोइंसाइड कर रही है, एक दूसरे पे चढ़ी हुई है। तीसरा केस आता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, जब A1/A2 बट नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के। ठीक है, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो स्लोप बराबर हो गया। अब लॉजिकली समझिए ना चीजों को, अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कौन कौन से पॉइंट पे काट रही हैं। ठीक है, ये मतलब होता है सॉल्यूशन का मतलब। कई जगह आप देखते हैं ना, केवल फॉर्मूला याद कर लेते हैं हम कि भाई हाँ सॉल्यूशन निकालना ये कंडीशन है। आप खुद सोचिए, अगर मैं ये बोलता हूं दो लाइनें हैं, ये अगर ये पैरेलल है, ये काट नहीं रही ना एक भी पॉइंट पे, तो ये नो सॉल्यूशन का केस आ गया। और पैरेलल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, स्लोप सेम होता है। स्लोप हमने क्या पढ़ा था, -A/B बराबर हो गया -A/B के, पढ़ा था ना। और उसको मैं रीअरेंज करूंगा, अगर ध्यान से देखिए, इसे मैं इधर रख देता हूं, रुक जाइए। अगर मैं ये बोलता हूं पहली लाइन का ये है -A1/B1 बराबर हो गया -A2/B2, माइनस से माइनस कटा, A1/A2 बराबर आ गया किसके, B1/B2 के। ठीक है, कब, जब लाइन क्या थी, पैरेलल थी। ठीक है, ये पैरेलल। अगर ये एक दूसरे पे चढ़ी हुई हैं, इसका मतलब है कि लाइन तो सेम ही हो गई। ठीक है, लाइन की इक्वेशन आपने देखी क्या थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अगर लाइन एक दूसरे पे चढ़ी हुई है, इसका मतलब क्या है, दोनों ही लाइनें एक जैसी हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट, सी कोऑर्डिनेट, तीनों कोऑर्डिनेट बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब A1/A2 तो होता ही था B1 B2 के बराबर, पर C1/C2 के भी बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि लाइन वही है, एक दूसरे के पीछे है बस। देखिए इस तरीके से। अब तीसरा केस क्या है कि अगर ये लाइनें कटती हैं, अब जब लाइनें कटेंगी तो सीधी सी बात है, स्लोप तो सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल भी सेम नहीं हो सकता। तो क्या निकलता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकलता है कि किस पॉइंट पे वो काटेंगी। वही चीज हमने यहां देखी है कि भाई अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं आएगा। तो इस पे बेस भी आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। अब ये इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है, ठीक है, इंटरसेक्शन अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको पता है कि दो वेरिएबल की दो इक्वेशन है, वो सॉल्व आप करना जानते हैं। कभी भी आप दो वेरिएबल की दो इक्वेशन सॉल्व करते हैं, टू वेरिएबल टू इक्वेशन, याद है, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 मान लेते हैं। एक लिखा है 3x प्लस 2y प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, एक बार इसे 2 से गुणा करूंगा, इसे 3 से गुणा करूंगा, माइनस कर दूंगा, y की वैल्यू आएगी, फिर x की वैल्यू आएगी। वो जो y और x की वैल्यू आती है वो क्या आता है, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है, किस पॉइंट पे दोनों लाइनें काट रही हैं। ठीक है, तो वो मैं इस तरीके से सॉल्व करूंगा, मैं इसे याद नहीं करूंगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जरूर है पर मैं इसे याद नहीं करूंगा, मैं अपने बेसिक तरीके से ही करूंगा। कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। ठीक है, तीन लाइनें कॉन्करेंट हैं। ठीक है, यानी इस केस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 करना पड़ता है। पहले ये बताइए, ये सबको समझ आ गया है, नहीं आया है, 1 2 3, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, समझ आ गया ना भाई सभी को। चलिए बहुत बढ़िया, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मेरे को निकालना है, ठीक है,
कई जगह ऐसा होगा आपको कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे एक्स, तीनों ए बी और सी, ठीक है। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला है, हाफ लिखा x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1, y1 y2 y3 y1, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये घटा दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये घटा दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके घटा दूंगा। फाइनली जो आंसर आएगा उसे पॉजिटिव लूंगा, नेगेटिव नहीं, क्योंकि आंसर पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। अभी बढ़ते हैं आगे। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, इस पे बेस क्वेश्चन आ जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। 3 बिंदु जो है वो कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है, 1 2 3। अब सीधी सी बात है, अगर 3 बिंदु एक ही लाइन पर हैं, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो बनेगा ही नहीं उससे। उन तीनों बिंदु से ट्रायंगल बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मैंने यहां लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0। एक कंडीशन ये है जिससे हम कोलिनियरिटी प्रूव करते हैं, सरेखता प्रूव करते हैं। दूसरी चीज, अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, अब ये एक ही लाइन में है, यानी कौन सा केस बन गया? ये तो वो केस बन गया कोइंसिडेंट वाला, जिसमें हमने क्या करा था, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2, ये किया था, बिल्कुल किया था। साथ के साथ मैं ये भी बोल सकता हूँ इन सभी लाइनों का जो स्लोप होगा वो सेम होगा, क्योंकि ये एक दूसरे पर है, पैरेलल है, ठीक है। तो इसका स्लोप इसके बराबर आएगा, इन तीनों का, दोनों का स्लोप इसके बराबर आएगा, AC के। तो यहाँ पर लिखा है स्लोप ऑफ AB बराबर आ गया BC बराबर आ गया AC, ठीक है। तो कोलिनियर होने की 2 कंडीशन है, और याद रखने वाली बात नहीं है ज्यादा इसमें, ठीक है, लॉजिकल है ये बिल्कुल भाई। इंटरसेप्ट किसी भी एक्सिस पे हो सकता है। आगे आते हैं, आगे है आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी चतुर्भुज, ठीक है। ट्रायंगल का एरिया मैंने बताया आपको x1 x2 x3 x1 रखना है। क्वाड्रिलेटरल का एरिया अगर निकालना है, उसका शॉर्टकट, ये शॉर्टकट है, अदरवाइज बड़ा क्वेश्चन बनता है इस पे, ठीक है। ये आ गया हाफ इंटू x1 माइनस x3 x2 माइनस x4 y1 माइनस y3 y2 माइनस y4। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस कर दूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके मेरा आंसर आ जाएगा। जब क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा। अभी केवल x1 x2 y3 y4 इस तरीके से फॉर्मेशन में है, वहां पर नंबर की फॉर्मेशन में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई लाइन आपको दे रखी है, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। और मेरे को क्या निकालना है? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, ठीक है, y1 प्लस y2 अपॉन 2। कभी भी मिड पॉइंट निकालना है तो मिड पॉइंट इस तरीके से निकल जाएगा। अब लॉजिकली आप अगर ध्यान रखें, आप ये भी कर सकते हैं कि इसका डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ठीक है, या पूरे के डिस्टेंस का आधा ये होगा। जब क्वेश्चन घूमेगा तो मैं बताऊंगा किस तरीके से। आगे आते हैं केंद्रक। अब आपने जितने भी सेंटर ट्रायंगल में पढ़े थे, ज्योमेट्री में मैंने आपको पढ़ाए थे, वो सभी के फॉर्मूले कोऑर्डिनेट में भी हैं, जो आपको याद रखने पड़ेंगे। अगर सेंट्रोइड की बात करें इस G बिंदु की, ये सारे कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, x1 x2 x3 y1 y2 y3। तो G का कोऑर्डिनेट अगर निर्देशांक निकालना है तो क्या होगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये क्या आ गया? केंद्रक आ गया। अब धीरे धीरे करके हम सभी सेंटर पाएंगे, चाहे वो सरकम सेंटर हो, इन सेंटर हो, ऑर्थो सेंटर हो, सभी सेंटर्स पे, ठीक है। अगला सेंटर है इन सेंटर। इन सेंटर का एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है, वही सेम चीज है, ट्राइंगल है, वही आई के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो ए के साथ x1, बी के साथ x2, सी के साथ x3, नीचे ए बी सी। जो चीज x के साथ हुई है वही y के साथ होगी, तो अंतः केंद्र के निर्देशांक आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। देखिए ये एडवांस वर्जन है, ठीक है। अगर आप देखें कोऑर्डिनेट में इससे ज्यादा तो कभी
10 सालों में भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने कहा है कि भाई एक बार ये सारी चीजें देख लेना, सही रहेगा, आसान रहेगा पेपर में। अगला रहता है सरकम सेंटर, ठीक है, यानी परिकेंद्र। परिकेंद्र की एक बहुत बेसिक सी बात आपको पता है, देखिए एक बार कई बार क्वेश्चन बन जाएगा इस पे, ठीक है, कि मेरे को कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाना, मैं बेसिक फॉर्मूले से आंसर निकाल लूंगा कि भाई जो परिकेंद्र है वो ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, तो ये तीनों डिस्टेंस बराबर होने चाहिए। इसकी कंडीशन से एक बार इन दोनों को इक्वल किया, एक बार इन दोनों को इक्वल किया, इससे आंसर आ सकता है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला ये है, ठीक है, परिकेंद्र का फॉर्मूला जब ए बी और सी एंगल भी आपको दे रखे हैं तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा, ठीक है, ये याद करना पड़ेगा बिल्कुल। अगर मैं आगे बढ़ता हूं, आगे आगे आपका ये, ठीक है, ओडी परपेंडिकुलर है डीसी के और बीडी बराबर हो गया डीसी के, डी मिड पॉइंट हो गया, ये आ गया स्लोप हो गया ओडी स्लोप ऑफ बीसी -1। अब देखिए ये क्या बता रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए। आपको एक बात पता है, जो सरकम सेंटर होता है किसके साथ बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ बनता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये परिकेंद्र है, परपेंडिकुलर डालेंगे, बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है, ये बात आपको पता है। इसके कोऑर्डिनेट आपको पता लग सकते हैं, x1 x2 + x3/2, y2 + y3/2, इसके कोऑर्डिनेट में निकाल सकता हूं, ठीक है। एक चीज आपको ये पता होनी चाहिए, दूसरी चीज इसका स्लोप इनटू इसका स्लोप करेंगे तो -1 आएगा। अब आप कहेंगे सर ये क्या बताया, कुछ समझ सा नहीं आया। जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, कई जगह ऐसा होता है सरकम सेंटर पे क्वेश्चन बन जाता है और उसमें इस्तेमाल क्या होती है, ज्योमेट्री की बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और बेसिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई ये जो सरकम सेंटर बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ बनता है, लंब द्विभाजक के साथ। तो जब ये लंब बनेगा द्विभाजक भी बनेगा, ठीक है। तो इस डी के कोऑर्डिनेट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डी के कोऑर्डिनेट अगर आपने निकाल लिए तो काम हो जाएगा उस क्वेश्चन के अंदर, या तो इस पे क्वेश्चन बन जाएगा, नहीं तो ये हो सकता है कि ओडी और बीसी परपेंडिकुलर है, m1 m2 -1 होगा, इस पे क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये मैंने यहीं पर ही लगवा दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ये आपके सामने ऑर्थो सेंटर, ठीक है, लंब केंद्र। लंब केंद्र का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, उसमें sin 2a था, इसमें tan a tan b tan c है, ठीक है, फर्क सिर्फ इतना है। उसके बाद आता है एक्स सेंटर, ठीक है। एक्स सेंटर मैंने आपको बताया था कि कोई त्रिभुज है, बाहर इसे बढ़ा देते हैं, 3 सर्कल यहां बन सकते हैं, तो 3 ही सेंटर बनेंगे, I1 I2 I3, ठीक है। एक्स सेंटर जिसे हम बोलते हैं, जब I1 की बात आएगी तो 1 वाले के साथ माइनस आ जाएगा, यहां भी माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, फॉर्मूला वही लगेगा इन सेंटर वाला। याद करने का तरीका बताया मैंने। अब बात आ गई I2 की, तो जो 2 वाला था उसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, नीचे नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव, इसके साथ नेगेटिव। जब 3 वाला है तो थर्ड वाले के साथ नेगेटिव आ जाएगा, थर्ड वाले के साथ नेगेटिव आ गया। तो I1 I2 I3 तीनों के आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल करना पड़ेगा याद, ठीक है। इनमें से काफी सारी चीजें तो करते करते याद हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। 50 के करीब क्वेश्चन हम करेंगे, लगभग 50 नहीं तो ज्यादा, थोड़ा 60-70 देख लेंगे क्वेश्चन करेंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि इतनी वैरायटी है नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है इस पे बेसिकली। आगे देखिए, काम की चीज एक और, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ax + by + c = 0। अब ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के बारे में मैंने आपको क्या बताया, मैंने इस लाइन के बारे में आपको पहली चीज बताई है, इसका जो स्लोप होता है -a/b होता है। दूसरी चीज, इस लाइन से जो ट्राइंगल अगर बनेगा उसका एरिया क्या होता है, ये ध्यान रखिए, c²/2ab। अब आप कहेंगे ये आया कहां से, इसीलिए ये प्रॉपर्टी यहां पर लिखी गई है, ठीक है। ax + by + c = 0 है, आप x को 0 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। आप y को 0 रखेंगे, x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। अब मैं इसे प्लॉट करता हूं,
y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -c/a, ये वाला पॉइंट आ गया। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -c/b, ये वाला पॉइंट आ गया। और इससे जो ट्रायंगल बना वो कौन सा ट्रायंगल बना? वो ट्रायंगल बना आपका ये वाला, ठीक है, जो मैंने ये शेडेड कर दिया, ये वाला ट्रायंगल बना। अब इसका अगर मैं एरिया निकालता हूं तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ये हो गई, हाइट ये हो गई, c²/2ab मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये किससे बना? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इससे बने वाली लाइन का एरिया कितना होगा? c²/2ab होगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं यहां, एग्जाम का क्वेश्चन है ये। एग्जामिनर ने क्वेश्चन क्या पूछा बता देता हूं। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा ये कि इन लाइनों के द्वारा जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? क्या वो रोम्बस होगा, क्या वो ट्रिपेजियम होगा, क्या वो स्क्वायर होगा? ये पूछा एग्जामिनर ने। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया कि भाई ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए इसके अंदर 4 लाइनें हो गई, ax प्लस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0, ax माइनस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ax माइनस बी वाई माइनस सी इक्वल टू 0। ठीक है, 4 लाइनें हैं इसके अंदर। तो वो 4 लाइनें इस तरीके से बन जाएंगी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। और मैं अगर इसे शेड करता हूं तो ये आपका रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? रोम्बस, जिसके डायगोनल जो है 90 डिग्री पे काटते हैं वो रोम्बस होता है। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भाई इससे जो फिगर बनी है उसका एरिया बताइए कितना होगा। तो एरिया की अगर बात करें, एक ट्राइंगल का एरिया तो हमें पता होता है क्या होता है, c²/2ab। इसको अगर मैं 4 से गुणा करता हूं तो 2c²/ab आ गया। ये किसका एरिया आ गया? रोम्बस का। तो इन 4 लाइनों से बनने वाला जो रोम्बस होगा उसका एरिया कितना हो जाएगा? 2c²/ab। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये रोम्बस की पे क्वेश्चन था। अब रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं है वैसे कोई, पर ये मैंने आपको बताया है कि भाई इस पे क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, काफी बार आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक, यदि x1 y1 x2 y2, ठीक है, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक हैं दो शीर्षों के, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा? तीसरे शीर्ष में √3 आना जरूरी है। तीसरे शीर्ष में √3 आएगा, इसलिए लिखा है बस ये। ठीक है, ये पहले दो कोऑर्डिनेट है, तीसरे शीर्ष में √3 वाला फैक्टर मिलेगा आपको। ठीक है, √3 वाला फैक्टर। ये ऐसा नहीं है कि दो अगर इंटीजर है तीसरा भी इंटीजर हो। कई केस ऐसे होंगे जहां आपको ये बताना होगा कि भाई ट्राइंगल इक्विलेटरल है ही नहीं है। अगर किसी ने बोला ये कोऑर्डिनेट 2 3 है, ये 4 5 है, ये 6 7 है, अब तीनों ही कोऑर्डिनेट अगर इंटीजर हैं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन ही नहीं सकता उस केस के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो एक प्रॉपर्टी और बची है, फिर ये प्रॉपर्टीज आज की क्लास में खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक ऊपर वाली। यदि कोई पैरेललोग्राम है x1 y1 x2 y2
x3 y3 x4 y4। ठीक है, कोई अगर पैरेललोग्राम है, ध्यान से देखिएगा, पैरेललोग्राम की एक खास बात क्या होती है आपको पता है? अगर आप ध्यान से देखें कि भाई ये डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये मिड पॉइंट हो गया। ठीक है, अगर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट में x1 और x3 से निकालता हूं तो ये मिलेंगे, x1 प्लस x3/2 ये मिलेगा ना। x कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं, यही अगर मैं यहां से निकालता हूं तो क्या मिलेगा, x2 प्लस x4/2 ये मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मिड पॉइंट तो सेम ही होगा ना। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट तो इक्वल ही होंगे। अगर मैं 2 से 2 काट देता हूं और मैं x4 की वैल्यू निकालता हूं तो क्या आएगा, x1 प्लस x3 माइनस x2। ठीक है, ये आएगा x1 प्लस x3 माइनस x2। तो यही मैंने यहां पर लिखा है, अगर किसी समांतर चतुर्भुज के 2-3 लगातार शीर्ष दे रखे हैं तो चौथा शीर्ष क्या होगा, x1 प्लस x3 माइनस x2 y1 प्लस y3 माइनस y2। ये मुझे डायरेक्ट ध्यान रखना है, पेपर में मैं ये चीज सॉल्व नहीं करने वाला। ठीक है, पेपर में मैं ये चीज सॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर बात करें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस पे बेस कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने लिखवा दी है यहाँ पर। एक वृत्त है जिसका केंद्र एच के है, पी कोई पॉइंट है यहाँ पर। अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकालता हूं तो देखिए क्या होगी, आपको पता है रेडियस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर किसके बराबर हो गया, x माइनस एच वाई माइनस के। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने लगाया। ठीक है, एच और के केंद्र है, आर रेडियस है। आखिरी में एक पॉइंट और लिखा है मैंने, ऑप्शन एलिमिनेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मेथड है, एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी क्वेश्चन इससे किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी जब मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको कोऑर्डिनेट के कल से, तब ऑप्शन एलिमिनेशन भी मैं आपको बताऊंगा कि भाई कई जगह हम ऑप्शन का एलिमिनेशन देखकर क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर सकते हैं, हमें पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यही है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज की क्लास में मैंने पूरी आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सारी प्रॉपर्टीज बता दी हैं। ठीक है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। अब आप जब कल से क्वेश्चन करेंगे आपको ये समझ आ जाएगा, जो प्रॉपर्टी हमने कल पढ़ी थी उनका इस्तेमाल अब लगातार हो रहा है, तो उनमें से हार्डली 4 या 5 ऐसे हैं फॉर्मूले जो हमें याद रखने की जरूरत है आखिर तक जाते जाते। ठीक है, बाकी सारे आपके दिमाग में अपने आप ही छप जाएंगे क्वेश्चन करते करते। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। ठीक है, बस भाई खत्म हो गई है प्रॉपर्टी, अब कल से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, कल से हम इन पे बेस क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में यानी कल। जब तक अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।